गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। सो माय नेम इज शर्वजीत मिश्रा और आज आप लोगों के साथ मैं रूबरू हूँ और मेरा ये प्रयास होगा कि मैं आप लोगों को एक बेस्ट कंटेंट्स दे सकूँ टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करके, बहुत ज़्यादा बातें ना करके हम सीधा कंटेंट्स पे आएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इस समय एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक टारगेट हमारा रहेगा, एक हमारा मोटिव्स रहेगा कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट्स दे पाएँ और जितने से ज़्यादा हम लोग आपको विषय के बारे में जानकारी दे पाएँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और इतिहास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वनडे एग्जामिनेशंस में भी आपके वो प्रश्न आते हैं उससे। और टीजीटी पीजीटी इम्पोर्टेंट है ही है ऑलरेडी, जो कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी जेआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इतिहास विषय के छात्रों के लिए, इसलिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा और इतिहास को मैं टॉपिक वाइज धीरे धीरे, आज तो मेरा एक इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन होगा, सिर्फ इतिहास विषय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आप लोग ब्रीफ करेंगे। लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको इतिहास विषय के बारे में और एक एक टॉपिक वाइज हम समझाते चले जाएंगे और हमारा प्रयास पूरा होगा कि आपको एक एक कंटेंट्स, एक एक टॉपिक, एक एक जो भी जिस तरह से क्वेश्चंस 10 सालों में पूछे गए हैं या पैटर्न जो चेंज हुआ है विषयवार और कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, उसको हम लोग चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा वीडियो सीरियसली देखिएगा, खासकर उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट करते हैं, जो इतिहास के बारे में नहीं समझ रख पाते हैं, जो इतिहास को नहीं जान पाते हैं, उनके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि एक एक चीज़ें क्लियर करना, शुरू से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के और टॉप मोस्ट तक जाना और उन विषय को कंठस्थ करना, बताना। ठीक है, क्योंकि इतिहास विषय को सब लोग समझते हैं बहुत जटिल है, बहुत ब्रॉड है, विस्तृत है। नो डाउट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये विस्तृत है, ब्रॉड है, लेकिन अगर हम उसको सही रूप में, सही मायने पे समझें तो इतिहास हमारा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। नो डाउट, उसको एज ए मैथमेटिकल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, एक तरीके से कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। मीन्स इतिहास का मतलब ये होता है पास्ट, जो चीज़ें हमारी बीत गई हैं उनको अगर हम एक कहानी के माध्यम से और एक क्रमबद्ध तरीके से अगर हम लोग स्टडी करेंगे, नो डाउट डेफिनेटली हम उस चीज़ों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा, खासकर उन टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए, मित्रों के लिए जो इसमें गहन अध्ययन करते हैं और गहन रुचि रखते हैं कि नहीं, हमको इतिहास विषय से एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है और जाना है। और उन भाई बहनों के लिए भी अच्छा होगा, उन हमारे छात्रों के लिए भी अच्छा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, खासकर इतिहास विषय से जो आपके जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करें इतिहास, खासकर जो आपका टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, अगर मैं बात करूं यूपी, यानी यूपी को छोड़ दें, सभी टीजीटी पीजीटी की बात करें, अगर हम टीजीटी एंड पीजीटी इतिहास विषय से बात करें, हिस्ट्री इन द सेंस भारतीय इतिहास के बारे में, इसके बारे में भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो इसका विस्तार से, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता, यानी विश्व इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी इसमें नहीं होती, तो हम लोग विश्व इतिहास के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ अपने भारतीय इतिहास के ही बारे में अध्ययन करेंगे। अगर भारतीय इतिहास को देखें तो पहले इसका एक भौगोलिक पृष्ठभूमि जानना बहुत अति आवश्यक होता है कि हमारा भारत का इतिहास कब से स्टार्ट हुआ और इसका भौगोलिक परिवेक्षक क्या है, इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, इसके बारे में जानना बहुत अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले इसके हम भौगोलिक परिवेश के बारे में जानेंगे,
इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, भौगोलिक इसका विस्तारण कितना किया गया है, उसके बारे में समझेंगे। यानी हम बात करेंगे कि उत्तर में कहाँ तक इसका फैलाव है, दक्षिण में कहाँ तक फैलाव है, और पूर्व में ईस्ट में जैसे कहाँ तक फैलाव है, वेस्ट पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है, क्या इसकी सीमाएं कैसे क्या हैं, उसके बारे में हम जान पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा, एक इतिहास विषय हमारे समझ और पकड़ मजबूत होगी। जब एक विषय पर एक पकड़ मजबूत हो जाती है तो नो डाउट डेफिनेटली हम लोग समझ पाते हैं कि आगे कंटेंट्स क्या क्या है। तो खासकर हम देखें इतिहास विषय को लें, हिस्ट्री विषय को सब्जेक्ट को लें, तो टीजीटी पीजीटी में अगर हम आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास के बारे में ही, भारतीय इतिहास से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे भी गए हैं। अब अगर भारतीय इतिहास को देखें तो भारतीय इतिहास को जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, इसमें बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, आप सब जानते हैं। एक आपका होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा है आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक यह तीनों इतिहासों के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब हमारी जो शुरुआत होगी, हमारा जो स्टार्टिंग होगा, हम जो आपसे सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे वो इन्हीं तीनों इतिहासों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा, तमाम ऐसे टेस्ट सीरीज़ आए होंगे, तमाम ऐसे आपके गाइड आई होंगी या बुक्स आए होंगे जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड तमाम ऐसे जो एजेंसियां हैं जारी करती हैं, उनके माध्यम से भी आपने देखा होगा। इन्हीं भारतीय इतिहास के बारे में, तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं और यही एक आपका निचोड़ है, यही विषय है। इसी के अंतर्गत हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक मैटर को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ को, कंटेंट्स के बारे में जानेंगे आगे आने वाले समय में। तो एक तरीके से कहा जाए कि टीजीटी पीजीटी इतिहास सब्जेक्ट से जो तैयारी करते हैं छात्र या जो हमारे मित्र भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं इस समय, उनको ये जानना चाहिए कि इतिहास में भारतीय इतिहास को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, विश्व इतिहास का इसमें कोई रोल नहीं है। न वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोगों को स्टडी करना है, न उसके बारे में हम लोगों को बातें करने हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इतिहास, वो भी भारतीय इतिहास के बारे में। ये जैसा कि आपने जान लिया कि भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। इन द सेंस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इतना तो जानकारी आप लोग हो गई। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत चीज़ें चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है इस वीडियोज़ में। आने वाले हमारे वीडियोज़ में बहुत डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के इंट्रोडक्टरी सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम आप समझ पाएँ कि भारत का परिवेश कैसा है। ऐतिहासिक संबंध के दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो भारतीय विचारधारा के अनुसार या पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार हमारे भारतीय इतिहास के बारे में क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, कहाँ तक इसका विस्तार है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और किस तरह से कैसे कैसे विषयों को इस समय उठा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दोस्तों, मेरे भाई बंधु, ये है कि इस समय का जो एक पैटर्न है, जो विषय है, वह काफ़ी बदला हुआ है। मतलब ये है कि हम फैक्ट पे जो आधारित चीज़ों को अध्ययन करते थे, वो फैक्ट को भी एक तरीके से तार्किक रूप से प्रश्नों को इसमें पूछा जाता है। अगर आप विगत कुछ वर्षों के प्रश्नों को देखें, विगत कुछ वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो तर्क के आधार पर, मतलब ये कहा जाए कि पैराग्राफ के अंदर से चीज़ों को बना करके आयोग हमसे प्रश्न पूछता है, जिसमें उलझाने का प्रयास करता है। पहले की चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं कि हम लोग विषयवार जो अध्ययन करते थे, यानी कह सकते हैं जो फैक्ट को ज़्यादा अध्ययन करते थे, लर्न करते थे, जिसमें डेट आते थे, किसी लेखक का नाम आ गया, किसी इतिहासकार का नाम आ गया, किसी शासक का नाम आ गया, या शासक के द्वारा कौन से ऐसे प्रदेश को विजित किया गया, कौन सी लड़ाई को जीती गई, डेट देता था, प्लेस देता था। अब उन चीज़ों को इतना ज़्यादा आयोग महत्व नहीं देता क्योंकि वो लर्न करने वाले
वाले विषय हो गए हैं। लेकिन अब किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। इन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, बात करते हैं। हमने आपको बताया टीजीटी पीजीटी के भारतीय इतिहास के बारे में। अगर हम प्राचीन इतिहास को लें, एक एक विषय को हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे अच्छे से आसानी से हम लोग समझेंगे, मैटर को जान पाएंगे। अगर हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो पहला आपका है प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानें तो प्राचीन भारतीय इतिहास, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह टोटल आपका जैसे स्टार्टिंग शुरुआती का जो दौर होता है, जब तक हम इसके भारतीय भौगोलिक परिवेश के बारे में नहीं जानेंगे, मतलब तरीके से भौगोलिक परिदृश्य क्या है या भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है भारत की, उसके बारे में अगर नहीं जान पाएंगे तो हम कभी भी इस भारतीय प्राचीन इतिहास को समझने में एक तरीके से कह सकते हैं अधूरा ही हमारा ज्ञान रहेगा। इसलिए साथ ज़्यादातर महत्वपूर्ण हमारी बात यह है कि हम पहले उसको भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में जानें कि भारत का भूगोल क्या था या भारतीय इतिहास का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य कैसा था। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत देश का महत्व कैसा था, पहले भारत को किस नाम से जानते थे, पहले भारत को किस नाम से किन देशवासियों ने संबोधित किया और क्यों किया, उसका एक प्रकरण अलग है, उसकी एक पहलू अलग है। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, यानी दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय इतिहास का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे बाह्य आक्रमण हुए हैं, तमाम ऐसे बाह्य आक्रमणों के द्वारा आक्रमण किए गए भारत देश पे हमारे लेकिन भारत ने कभी भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया या भारत कभी भी उनके द्वारा विजित नहीं किया गया। एक तरीके से कहा जाए कि हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, आज अगर हम उनका एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें तो ये समझ में आता है कि किसी भी दृष्टिकोण से हम किसी भी स्तर से गुलाम नहीं रहे, क्योंकि एक तरीके से परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि नहीं ठीक है, हमारे आप देखेंगे शक, पार्थियन, हूण, कुषाण, आप देखेंगे हिंद यवनों के द्वारा आक्रमण किया गया। आप मैसिडोनियाई जो शासक था सिकंदर ने भी आक्रमण किया, आपने देखा किस तरह से यूनान का। तो एक तरीके से कहा जाए आक्रमण तो किया गया, लेकिन हम कभी भी उनके द्वारा बंध के नहीं रह पाए या उनमें अपने आप को हमने परिवर्तन नहीं किया। हमारा एक संस्कृति, हमारी एक कला, हमारी एक धरोहर एक अलग ही रही है। और उसके बाद आप देखेंगे इस्लाम धर्म का जब आगमन होता है, तुर्कों के द्वारा आक्रमण किया जाता है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के द्वारा आक्रमण किया गया। इन द सेंस हम लोग कहें तो 600-700 सालों तक भारत विदेशी आक्रमणों के द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार विजित किया गया और इस पर आक्रमण किया आक्रमणकारी। लेकिन उसके बाद भी हमारी एक पहचान रही, एक हमारा एक अपना ही सिद्धांत बना रहा, ठीक है ना। तो बात की बातें हैं, बात की चीज़ें हैं, हम लोग उसको बात के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से कहा जाए जो शुरुआती दौर के हमारे जो आंकड़े हैं वह टोटल एक आपके पुरातात्विक विभाग पे डिपेंड करते हैं, यानी अनुमान पे आधारित है। आर्कियोलॉजिस्ट जो एक पुरातत्व विभाग होता है उसके उत्खनन के द्वारा उसके प्रकाश में लाए गए तमाम सिक्के, तमाम ऐसे जो है कि आप देखेंगे बिल्डिंग्स हैं, तमाम ऐसे सिविलाइजेशन सभ्यता के माध्यम से जानकारी हमको प्राप्त होती है। लेकिन हम उन पर बहुत विशेष ध्यान न दे करके पहले हम चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास का भौगोलिक पृष्ठभूमि कैसा रहा है। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर बात करें तो एक तरीके से इसको हम नाम दे सकते हैं प्राचीन इतिहास के भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में। एक तरीके से कहा जाए ये फर्स्ट पॉइंट आपका होगा भौगोलिक पृष्ठभूमि। इसके बारे में हम लोग बात करें, मतलब इसका भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या रहा है ना, इसका भौगोलिक परिवेश कैसा रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक, इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इसके बारे में अगर देखेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि में आप देखते हैं तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में देखेंगे, हिमालय पर्वत है आपका, हिमालय पर्वत के दक्षिण में अगर देखा जाए, जैसे चर्चा करें, पहला पॉइंट है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में,
तो अगर हिमालय पर्वत के दक्षिण में आप देखते हैं तो हिंद महासागर उत्तर में है, हिमालय पर्वत आपका दक्षिण में देखेंगे तो उत्तर में आपका हिंद महासागर, ठीक है। आप देखेंगे एशिया महाद्वीप है, ठीक। हिमालय के पर्वत के दक्षिण में उत्तर में हिंद महासागर के आप देखेंगे तो क्या है आपका एशिया महाद्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है आपका एशिया महाद्वीप, इसको बोलते हैं। इसको एशिया महाद्वीप कहा जाता है। हिमालय के पर्वत के दक्षिण में जो आपका स्थान है और उत्तर के हिंद महासागर के स्थान के आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप है। और इसी एशिया महाद्वीप को आप देखते हैं तो विशाल प्रायद्वीप जो क्षेत्र होता है, जो विशाल प्रायद्वीप है आपका, विशाल प्रायद्वीप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारत। तो बात समझ में आई। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय पर्वत के दक्षिण और उत्तर में हिंद महासागर जो आपका द्वीप है, इन द सेंस एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसी एशिया महाद्वीप के विशाल प्रायद्वीपीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद है। यहाँ से कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, एरिया है जहाँ विशाल प्रायद्वीप है, इसको क्या कहता है, तो भारत के नाम से इसको संबोधित करते हैं। बात समझ में आई। अब इसको देखेंगे तो एक भारत का विस्तृत भूखंड है, इन द सेंस अगर बात करें तो विस्तृत भूखंड है भारत। और इस भारत के विस्तृत भूखंड को क्या कहा गया, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भारतवर्ष के नाम जाना जाता है। और यह कैसा है आप देखेंगे, ये एक तरीके से आकार में अगर देखा जाए तो कैसा है भारत का भूखंड, आकार में देखें तो विषम चतुर्भुज है। कैसा है, विषम चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये आकार में देखेंगे तो भारत आपका कैसा है, विषम चतुर्भुज के नाम से, मतलब एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं, ठीक। आकार सम चतुर्भुज नहीं, विषम चतुर्भुज है, इसको जानते रहिए। तो एक तरीके से कहाँ पे है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में कह सकते हैं, हिंद महासागर के उत्तर में कह सकते हैं। जो आपका एशिया महाद्वीप है, उसी एशिया महाद्वीप के जो एक विशाल प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का मतलब आप लोग जानते हैं हिंदी में पेनिनसुलर बोलते हैं। और पेनिनसुलर का मतलब होता है जो तीन साइड से, जो वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, जो तीन साइड से, तीनों एरिया से जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और यही प्रायद्वीप विशाल क्या कहलाता है, भारत के नाम से जाना जाता है। और आकार में कैसा है, विषम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, इसको आप जानते रहिएगा। दूसरा अगर हम बात करें पॉइंट, तो एक लगभग इसकी जो सीमा मिलती है आप जानते रहिएगा, लगभग इसकी सीमा अगर बात की जाए तो उत्तर और दक्षिण में कैसी है, तो 2500 मील ये लंबा है और 2000 मील ये चौड़ा कहा जाएगा। यानी 2500 मील ये लंबाई इसकी है पहला, और दूसरा 2000 मील ये चौड़ा है, ठीक है। इसको जानते हैं, इसकी लंबाई मतलब इतने विशाल आकार में फैला हुआ है, 2500 मील लंबा है और 2000 मील ये चौड़ाई इसकी कही जाएगी, ठीक। लगभग सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको पता हो गया कि इसका भौगोलिक परिदृश्य अगर देखा जाए तो कैसा है, मतलब एक विशाल भूखंड प्रायद्वीपीय भाग में है और जिसको हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। विषम चतुर्भुज आकार में इसका आकार है और ये लगभग जो है 2500 मील लंबा और 2000 मील चौड़ा, यह इसकी लंबाई चौड़ाई है। और उसके बाद विशाल हिमालय का पर्वतीय आप देखेंगे, दक्षिण में हिमालय के दक्षिण में आपका, उत्तर में हिंद महासागर के बीच का जो है एशिया महाद्वीप है, उसके विशाल प्रायद्वीप को ही हम लोग क्या कहते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतना ज़्यादा विशाल और विस्तृत रूप लिए हुए हमारा भारत है, जिसको कि हम आप कह सकते हैं कि इतना एक विविधता लिए हुए है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। और अगर देखा जाए कि भाई इसका नामकरण देखा जाए तो सबसे पहले यूनानियों ने इसका नामकरण क्या रखा, इंडिया रखा, ठीक है ना।
ये इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। तो सबसे पहले यूनानी शासकों ने या यूनानियों ने इसको किसका नाम क्या कारण रखा? इंडिया रखा, ठीक है ना। उसके बाद मध्यकालीन लेखक आए और मध्यकालीन लेखकों ने इसका नाम क्या रखा? मध्यकालीन लेखक, यानी मेडिवल टाइम्स के जो राइटर्स थे उन्होंने इसका क्या नाम रखा? हिंद या आपका हिंदुस्तान नाम रखा, ठीक। पहला उन्होंने एक नाम दिया हिंद और दूसरा नाम क्या दिया? हिंदुस्तान। तो नामकरण भी कभी कभी पूछ देता है कि सबसे पहले किसने क्या नाम रखा हमारे भारत का, ठीक है ना, ये जानते रहिए। यानी यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया नाम रखा। उसके बाद जैसे सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहते थे, आपको जब पढ़ाया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस नाम जो था वो यूनानियों ने ही दिया था और यूनानियों ने ही इंडिया नामकरण रखा, ठीक। और मध्यकालीन लेखक ने क्या रखा? हिंद और हिंदुस्तान रखा। तो ये जानते रहिएगा, मध्यकालीन शासकों के द्वारा जो लेखक यहाँ पे लाए गए थे, जो राइटर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, जो यहाँ पर आए, जैसे अलबरूनी हो गया, तमाम और जो आपके जैसे कि स्कॉलर्स थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इसका नाम हिंद या हिंदुस्तान के नाम से परिभाषित किया, ठीक। उसके बाद जब आप देखेंगे तो इसको सप्त सैंधव प्रदेश भी एक तरीके से कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता तो कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, क्योंकि उसमें सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, परसुणी, है ना, इस तरीके से जो 7 नदियां थी उनके नाम से रखा गया। तो बात की बातें हैं, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तब जाकर के इससे जानकारी होगी, ठीक। इस तरह से आज हमारा ये पहला वीडियो है, हमने शुरुआत किया है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि मेरा कंटेंट्स धीरे धीरे मैं इस चीज़ को बढ़ाऊंगा और खुद गहन अध्ययन करूंगा और फिर आपके सामने पूरे प्रामाणिकता के साथ उन सब विषयों को लेकर रखेंगे। खासकर इतिहास के बारे में, जो इतिहास के हमारे छात्र हैं जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, वो ज़रूर हमारा वीडियो देखें, लाइक देखें, कमेंट्स करें। और उसके बाद आप निगेटिव हो, जो पॉजिटिव हो, हमारे ब्लॉग में ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। कहीं पे अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या दिक्कतें हैं तो भी हमसे बताइएगा, हम उसको सुधार करके फिर से उसमें करेक्शन करेंगे, अपनी चीज़ों को बताएंगे। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी चीज़ें हैं शुरुआत से, स्टार्टिंग से, हम उन चीज़ों को आप तक पहुंचा पाएँ और दे पाएँ। और हमारा यह पूरा प्रयास रहेगा कि आप सही तरीके से सही आंकड़ों को अध्ययन कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको सटीक आंकड़े देना, ठीक है ना। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। हमारा वीडियो अब लगातार आता रहेगा। आपको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ज़रूर हम आप कमेंट्स हमसे करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यही रहेगा और आपसे बातें हो रही हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे और अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया। तो आप जानते हैं भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया था। उन चारों भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो पहला आपका उत्तर का पर्वतीय मैदान है, दूसरा गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान है, तीसरा अगर हम बात करें दक्षिण का पठार है और चौथा बात करें सुदूर दक्षिण के मैदान हैं। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे विस्तार करेंगे। भौगोलिक अध्ययन करने के बाद फिर हम आगे उसके और विषय परिवेश में बैठेंगे। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद और नमस्कार, ऑल ऑफ यू। और फिर बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे।